अध्याय 2। बहादुर बंदा बैरागी, नेत्रपाल सिंह जी, लोकहित प्रकाशन। राजौरी के इतने निकट यात्री दंपत्ति को लूटने का प्रयास। निहत्थे लक्ष्मण के हाथों एक लुटेरे की मृत्यु। आश्चर्य। रास्ता चलते यात्रियों के साथ पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा हादसा। लोग अंधेरा होने पर भी आते जाते रहते थे। लुटेरे का डर कभी नहीं था यहाँ। यह अविश्वसनीय किंतु सत्य समाचार पूरे राजौरी नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई। राजौरी कोई खास बड़ा नगर न था, परंतु पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों की तुलना में तो काफ़ी बड़ा था ही। अच्छा खासा बाजार था। आसपास के गांवों के अनेक ग्रामीण यहाँ अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने आते थे। जम्मू से एक अच्छी चौड़ी सड़क जोरियां तथा सुंदरबनी होती हुई यहाँ तक आती थी। पूंछ से आने जाने का मार्ग भी राजौरी से होकर जाता था। श्रीनगर जाने के लिए आवश्यक कोई अच्छा मार्ग न था। डोगरा राजपूतों, गुजरों एवं मुसलमानों के साथ ही कुछ घर पंडितों एवं अन्य जातियों के भी थे। कुछ समतल तथा कुछ पहाड़ियों पर बसा हुआ यह नगर आसपास काफ़ी प्रसिद्ध था। जनसंख्या बहुत अधिक न थी, किंतु इसलिए राजौरी के अधिकांश लोग एक दूसरे को जानते पहचानते थे। एक दूसरे के दुख सुख में सब कुछ शामिल होते रहते थे। कुछ लोगों को पहले जब एक आश्चर्य घटना का समाचार मिला तो उन्होंने 10-20 को बताया। फिर उनसे सैकड़ों लोगों ने सुना और कुछ ही पलों में अधिकांश लोगों को तक यह समाचार पहुंच गया। भय और कौतूहल बंद समय से पूर्व ही पूरा बाजार बंद हो गया। लोग 10-10, 20-20 की टोलियों में अपने अपने ढंग से समाचार की समीक्षा करने लगे। कुछ जमींदार ठाकुर रामदेव की हवेली की ओर चल पड़े। अभी इंद्रदेव को यहाँ आए हुए मुश्किल से 2 घड़ी का ही हुआ था कि हवेली के द्वार पर शताधिक लोग इकट्ठे हो गए। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था। नगर में जगह जगह दीपक और कहीं कहीं मसाले जल रही थी। रामदेव के द्वार पर भी 2 मसाले जल रही थी। इनसे पर्याप्त प्रकाश हो रहा था। वहीं सब लोग इकट्ठे थे। उनके होठों पर एक ही प्रश्न था, कैसे हुई लूट। रास्ता चलते किसी व्यक्ति को लूट लेना एक तरह से अनहोनी घटना थी। मुगल सैनिकों की छूट-फूट लूट खसोट को छोड़कर दसियों वर्षों से कभी ऐसा नहीं हुआ। आसपास पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों होने से जंगली जानवरों का डर तो रहता ही था और इसलिए अंधेरा होने पर लोग बहुधा यात्रा करने से कतराते थे। डकैतों, लुटेरों और तथा पिंडारियों का तो यहाँ नामो निशान भी नहीं था। लोगों ने इनका नाम भर सुना था। इनकी क्रूरता के किस्से भी सुने थे। किसी ने इनको देखा न था। कैसे होते हैं ये लोग, ये जानने की उत्कंठा सबके मन में थी। बहुत से लोगों को अपने द्वार पर आया देख ठाकुर रामदेव बाहर आ गए। लक्ष्मण और इंद्रदेव दोनों उनके साथ थे। परिवार के कुछ अन्य पुरुष भी वहां आ गए। रामदेव और लक्ष्मण को देखकर दोनों लोगों ने प्रश्नों की छड़ी लगा दी। किस स्थान पर हुई थी लूट? कौन थे लुटेरे? कितने थे वे लोग? लक्ष्मण ने उनको कैसे मारा? जिनको लूटने का प्रयास किया गया वो लोग कौन थे? आदि। रामदेव ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, जिनको लूटने का प्रयास किया वो है इंद्रदेव, मेरे दूर के संबंधी। अच्छा होगा यही आपको बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आइए इंद्रदेव जी बताइए सबको जो आपके साथ हुआ। इंद्रदेव ने आगे आकर लोगों को बताया। लुटेरे संख्या में 4 थे। चारों ही घोड़े पर सवार और हथियार बंद। भाषा बोली हमसे अलग तरह की थी। पहनावा भी बिल्कुल अलग। कहीं बाहर के लोग थे। मुझसे बोले कि वे रास्ता भटक गए हैं, राजौरी जाना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए मैं राजौरी होकर ही जाऊंगा। वह सभी मेरे साथ चलने लगे। कुछ दूर तक वे तो हमारे साथ चलते रहे। फिर अचानक उन्होंने अपने अपने हथियार निकाल लिए। वह तो माता की कृपा थी कि लक्ष्मण वहीं पास की पहाड़ी पर था। इसके नीचे देख लिया और केवल पत्थरों से उनको मारकर भगाया। उनमें से एक तो सिर पर पत्थर लगने से मर ही गया। उसकी लाश को हम दोनों ने नीचे घाटी में फेंक दिया। वह जो घोड़ा वहाँ बंधा है उसी लुटेरे का है। लोगों ने देखा कि घोड़ा पहाड़ी खच्चरों एवं टट्टुओं जैसा न था, काफ़ी बड़ा और तगड़ा था। क्या वे लोग पिंडारी थे?
एक अधेड़ व्यक्ति ने पूछा। मैं कह नहीं सकता, इतना ही बता सकता हूँ कि वे लोग अपने इलाके के नहीं थे, कोई बाहरी व्यक्ति थे, इंद्रदेव ने कहा। लुटेरे केवल 4 ही थे या आसपास कहीं और लोग भी थे? दूसरे व्यक्ति ने पूछा। मैंने केवल 4 को देखा, हो सकता है उसके और साथी भी हों और वे आसपास के जंगलों में छिपे हों, इंद्रदेव ने कहा। क्या वे लोग राजौरी का रास्ता पूछ रहे थे? एक बूढ़े व्यापारी ने पूछा। मैंने आपको बताया ना, वह राजौरी का रास्ता जाने की बात कहकर ही मेरे साथ आए थे, इंद्रदेव ने उत्तर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे राजौरी में लूटपाट करने के उद्देश्य से ही रास्ता पूछ रहे हों? व्यापारी ने दूसरा प्रश्न किया। इसे इनकार नहीं किया जा सकता, वे शायद राजौरी आने जाने वाले मार्गों को देखते समझने के लिए ही निकले हों, इंद्रदेव ने थोड़ा सोचते हुए कहा। फिर तो हमको सावधान रहना चाहिए, क्या पता वे रात को ही हमला कर दें, व्यापारी ने आशंका जताई। इंद्रदेव ने कहा, मेरा विचार है कि आज ही रात तो वे आने का दुस्साहस नहीं करेंगे। उनका एक आदमी मारा गया है और 2-3 घायल हो गए हैं। भागते हुए लुटेरे लक्ष्मण को पत्थर मारते हुए नहीं देख सके थे। उन्होंने समझा कि कोई भूत या जिन उनको मार रहा है। भूत के डर से वे रात में उस जगह भी नहीं आएंगे जहां उनका आदमी मरा था। फिर भी सावधान रहने में हमें कोई हानि नहीं है। इतना सब सुनने के बाद रामदेव ने थोड़ा आश्वस्त होकर कहा, अब आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, कोई चिंता न करें। हमारे हथियारबंद आदमी रात को नगर के मुख्य स्थानों पर पहरेदारी करेंगे। आए हुए लोग काफ़ी कुछ आसक्त हुए और अपने अपने घरों की ओर लौट चले। रामदेव, इंद्रदेव, लक्ष्मण तथा परिवार के अन्य लोग वापस बैठक में आ गए। रामदेव ने अपने परिजनों से कहा, आप लोग 15-20 सहर्ष युवकों को जिन्होंने ठीक समझे बुलवा लें और रात को पहरा देते रहेंगे। मैं स्वयं उनकी व्यवस्था देखूंगा। और हाँ लक्ष्मण, तुम घर में जाकर अपनी माँ से कहो कि खाने का प्रबंध जल्दी कर दे। हम लोग भोजनोपरांत पहरेदारी का काम देखेंगे। आपको यह सब करने की क्या आवश्यकता है? आप काका जी के साथ रहिए, मैं भी तो हूँ, मैं स्वयं पहरे पर रहूँगा, लक्ष्मण ने उत्साहपूर्वक कहा। अच्छी बात है लक्ष्मण, मुझे खुशी है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, परंतु अभी तो जो मैंने कहा वही करो। पिताजी की आज्ञा मानकर लक्ष्मण घर के अंदर चला गया। लक्ष्मण के जाने के बाद रामदेव ने इंद्रदेव से कहा, बड़ा विलक्षण स्वभाव है इस लड़के का। अस्त्र चलाने में अभी से इतना निपुण हो गया है कि बड़ों बड़ों के कान काटता है। मल्लयुद्ध में अपने से 2 गुनी आयु के युवकों को पछाड़ देता है। तलवारबाजी में उसके सामने मैं स्वयं नहीं ठहर पाता। भाला और कटार इतना सधा हुआ फेंकता है कि कभी निशाना नहीं चूकता। और धनुर्विद्या में तो आप इसे द्रोण से अर्जुन ही समझिए। कभी ध्यान करके बैठ जाता है तो लगता है कि सिद्धि योगी है। बैरागी जानकीदास इससे बहुत प्रभावित हैं। अभी कुछ 10 वर्ष का हुआ, मेरे साथ शिकार खेलने जाता है। बड़े से बड़े हिरन को कंधे पर लादकर कोसों चला जाता है। घोड़ा चाहे जितना बगडेल हो, कुछ ही पलों में काबू में कर लेता है। आप ठीक कहते हैं भाई साहब, मुझे तो लक्ष्मण कोई अवतारी पुरुष लगता है। मैंने आज ही उसकी आंखों में इतना कौशल देखा है। केवल पत्थरों से 4 लुटेरों को इसने धराशायी कर दिया। इतनी ऊंची पहाड़ जिस पर चढ़ते उतरने में काफ़ी समय लगना चाहिए था, वो क्षण भर में नीचे और पलक झपकते ऊपर पहुंच गया। बड़ा ही होनहार है लक्ष्मण, लगता है ईश्वर ने इसे किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर भेजा है। इंद्रदेव ने बड़े सहज भाव से यह सब कह गए। दोनों लोग अन्य बातों को भूलकर लक्ष्मण के बारे में ही बातें करते रहे। लक्ष्मण जब घर के अंदर पहुंचा तो पाया कि उसकी माँ वीरमती और चंद्रा आपस में हिल मिल कर बातें कर रही है। रत्ना भी वहीं बैठी हुई थी। लक्ष्मण को आया देखकर वीरमती ने पूछा, बेटा द्वार पर यह भीड़भाड़ क्यों थी? नगर में इतने लोग किस लिए आए थे? ऐसे ही आज काका जी और रत्ना के साथ जो कुछ हुआ उसी की खबर पाकर आ गए थे। परंतु आश्चर्य माँ, इतने सारे लोग लुटेरे से डर रहे थे। फिर क्या किया तुम्हारे पिता ने? क्या कह दिया सब लोगों ने?
पिताजी ने उनसे कहा कि वे निश्चित रहें, उसकी सुरक्षा के लिए आज से नगर में पहरे की व्यवस्था की जाएगी। और इतना सुनकर सब लोग अपने घरों को लौट गए। लक्ष्मण की बात सुनकर वीरमती को सोचने लगी। तभी लक्ष्मण फिर बोला, माँ सोच विचार मत करो। पिताजी ने चाहा है कि आप यथाशीघ्र हम सबको खाना खिला दें। आखिर पहरा भी तो देना है, क्या पता लुटेरे रात को ही आज आधमके। खाना तैयार होने में कुछ देर नहीं है। महाराजिन ने सब कुछ तैयार कर ली है। तुम जाकर अपने पिताजी से कह दो कि वे तुम्हारे काका जी को साथ लेकर आ जाएं। लक्ष्मण तुरंत लौट पड़ा और कुछ देर पश्चात अपने पिता व इंद्रदेव को लेकर आ गया। रामदेव और इंद्रदेव के साथ चौके के पास बैठकर भोजन किया। परोसने का काम स्वयं वीरमती ने किया। चंद्रा उठकर भीतर चली गई थी। भला जेठ जी के सामने वहाँ कैसे बैठती? रत्ना माँ के साथ नहीं गई। लक्ष्मण उसे अपने अस्त्र दिखाने के लिए दूसरे कक्ष में ले गया था। रामदेव और इंद्रदेव जब भोजन समाप्त कर चलने लगे तो वीरमती ने कहा, सुनते हो जी, आज देवर जी को कुछ देर के लिए यहीं छोड़ जाओ, हम लोग भी थोड़ी देर बातचीत कर लेंगे। आप तो आपत्ति ना हो तो मैं भी रुक जाऊं? रामदेव मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ रुककर क्या करेंगे? चंद्रा भी तो है, वो आपको देखकर लाज करेगी। वीरमती ने भुएं सिकोड़ते हुए कहा। इंद्रदेव, देख रहे हो, तुम मिल गए तो इनको मेरी आवश्यकता ही नहीं रही। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, जो मन भाई करो। देवर भाभी राजी तो क्या करेगा रामदेव काजी। रामदेव इतना कहकर द्वार की ओर चल गए। इंद्रदेव एक पीठे पर बैठ गए। पास ही जमीन पर आकर आसन बिछा चंद्रा और वीरमती भी बैठ गई। कहो देवर जी, आपने तो कभी भैया भाभी को याद ही नहीं किया। वह तो अगर आज की घटना न होती तो सीधे ही निकल जाते। देवरानी चंद्रा बहुत अच्छी है, फिर भी इसका मतलब यह तो नहीं कि हमेशा उनको ही निहारते रहो। मधुर मुस्कान के साथ वीरमती ने लाहना देते हुए कहा, अरे जाने भी दो जीजी, यह क्या कहने लगे आप? घर में भी कभी एक दो बार ही इनकी सूरत देखने को मिलती है। खाना भी द्वार पर ही मंगवा लेते हैं। दिन भर तो बाहर ही रहते हैं, रात को भी। इतना कहकर लजाते हुए चंद्रा ने ओढ़नी को थोड़ा और माथे के नीचे खिसका दिया। अब मैं देवर जी से कहूँ तो क्या कहूँ चंद्रा, तेरे जेठ भी को भी कहाँ समय मिलता है घर में आने का। कभी खेत खलिहान, कभी शिकार, कभी जमींदारी की उलझन। कभी कुछ समय बचा तो सत्संग में निकल गए। सुन भर ले कि कोई बैरागी या फकीर आया है, बस वहीं जा पहुँचे और घर आएंगे तो एक दो को साथ ले आएंगे। अब चंद्रा बोलो। चंद्रा की ओर देखकर इंद्र ने कहा, भाई साहब से तो मैं ही ठीक हूँ। कम से कम बैरागी और फकीरों के चक्कर में तो नहीं रहता। भाभी जी, आप थोड़ा सावधान रहा करिए। भाई साहब कहीं बैरागी हो गए तो बैरागी होना होगा तो हो जाएंगे। मैं क्या रोक लूँगी उन्हें? मेरा लक्ष्मण मेरे साथ है। तुम्हारे भाई साहब की चिंता मैं नहीं करती। उदासीनता दर्शाते हुए वीरमती ने कहा, ऐसी बात तो नहीं है भाभी जी, आप ऊपर से मन से कह रही हैं। बहुत अच्छे हैं भैया, उनके बिना आपको भी चैन नहीं पड़ेगा। जहाँ तक लक्ष्मण की बात है तो वह लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। अगर वह ना होता तो आज मैं जीवित आपके सामने बैठा होता। इंद्रदेव ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, अरे कहीं नहीं देवर जी, बड़ा उदंड है। सच पूछो तो मैं उस परेशान रहती हूँ उससे। न खाने की चिंता, न घर में बैठने की फुर्सत। दिन भर घूमता रहता है या फिर अस्त्र चलाने में लगा रहता है। किसी तरह घेर घार कर उसको खिला पाती हूँ। आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको ईश्वर ने रत्ना जैसी सुंदर सुशील बेटी दी है। भोली वाली, एकदम देवलोक की परी सी। सच दीदी, क्या रत्ना सचमुच आपको इतनी अच्छी लगती है? चंद्रा ने कहा, इससे भी कोई पूछने की बात है देवरानी जी, मैं तो उसे देखकर मुक्त हूँ। तो फिर रख लीजिए इसे सर्वदा के लिए अपने घर। मैं भी लक्ष्मण को देखकर मुक्त हूँ, दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। चंद्रा ने उत्साहित होकर कहा, अरे ये क्या कह रही हो भोरानी, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। फिर अभी दोनों बहुत छोटे हैं, दोनों थोड़ा और बड़े हो जाएं, मुझे रत्ना को अपनी पुत्रवधू बनाने में कोई संकोच नहीं होगा। क्यों देवर जी, आप चुप क्यों हैं?
क्या हम दोनों परिवार में आपसी साझे संबंध हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ऐसे विवाह संबंध डोगरा राजपूतों में खूब होते हैं। और भाभी जी, सच पूछो तो जिंदगी के इतने दिनों में पहली बार चंद्रा ने आज बुद्धिमानी की बात की। अच्छा, तो बुद्धिमानी का ठेका आप समझते हैं आपने ही ले रखा है। धोखे में न रहिए देवर जी, चंद्रा आपकी किसी बात में 19 नहीं है। अब आप कह रही हैं तो मान लेता हूँ। वैसे भी लक्ष्मण और रत्ना के विवाह की बात करके इससे आपने बुद्धिमान होने का पूरा प्रमाण दे दिया है। भाभी जी, अगर आप अपनी बुद्धिमती देवरानी की बात पर भाई साहब को भी राजी कर ले तो निश्चय ही हमारे भाग्य खुल जाएंगे। लक्ष्मण जैसा वीर और योग्य जमाता पाकर हम कृतज्ञतार्थ हो जाएंगे। इंद्रदेव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मेरी ओर से निश्चित रहिए देवर जी। मैं आप दोनों की इच्छा में हर प्रकार से सहायक रहूंगी। रही लक्ष्मण के पिता की बात, तो उनसे तो आपको ही बात करनी होगी। भाई साहब, मैं बात कर लूँगा। आज ही होने से पहले चर्चा करूँगा। अब मैं यहाँ से जाने की अनुमति चाहता हूँ। इंद्रदेव उठकर खड़े हो गए और उन्होंने वीरमती से चरण स्पर्श किए और भाभी का आशीर्वाद पाकर द्वार की ओर चल दिए। इंद्रदेव के जाने के बाद वीरमती ने कहा, चंद्रा चलो हम लोग भी अब भोजन कर लें। फिर आसपास कहीं लक्ष्मण और रत्ना न पाकर बोले, अरे लक्ष्मण, ना तुम दोनों कहाँ चले गए थे? चलो जल्दी, भोजन के लिए देरी हो रही है। फिर आसपास के लक्ष्मण और रत्ना को न पा अभी आया माँ, लक्ष्मण ने अपने कमरे के अंदर से कहा और रत्ना को अपने सारे अवसर दिखा रहा था। रत्ना उसकी प्रत्येक वस्तु को बड़ी रुचि के साथ देख रही। वीरमती की आवाज़ सुनकर दोनों साथ साथ बाहर निकले और सीधे भोजन कक्ष में जा पहुंचे। 4 थालियों में भोजन परोसा जा चुका था। चारों ने साथ साथ भोजन किया। लक्ष्मण आज कुछ अधिक ही खा गया। खाने के बाद हंसता हुआ बोला, माँ आज खाने में बड़ा आनंद आया। क्यों नहीं आएगा? आज तूने बड़ा काम जो किया है। अगर तू इसी तरह अच्छे काम करेगा और खूब खाएगा पिएगा तो मैं रत्ना को यहीं बुला लूँगी रहने के लिए। ठीक है माँ, तुम जो कहोगे वही करूँगा। तुम रत्ना को बुला लो। लक्ष्मण ने रत्ना की ओर देखकर कहा। उसको इतना कुछ पता नहीं था कि रत्ना को बुलाने का निहितार्थ क्या है। सहसा उसे याद आया कि आज तो उसे परे पर रहना है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, अपने कमरे में गया, तलवार को कमर में लगाया, कंधे पर तीरों भरा कर्कश बांध धनुष का हाथे में लिया और सिंह शावक की तरह द्वार की ओर चल गया। जाते समय उसने एक बार भी मुड़कर पीछे की ओर नहीं देखा। रत्ना, वीरमती, चंद्रा उससे जाते हुए अपलक निहारती रही।